अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 2 होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। हमने मॉड्यूल 2 के लास्ट लेक्चर में वेब हैकिंग एंड टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करी थी। आज के लेक्चर में हम सिस्टम्स एंड नेटवर्क पेन टेस्टिंग मींस के इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। हम एंड्रॉयड या मोबाइल पेन टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। हम रिवर्स इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम हैशिंग, इंक्रिप्शन और इनकोडिंग के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। सबसे पहले हैकिंग और पेन टेस्टिंग के जो डिफरेंस है इन पे बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर तक जो हम बात कर रहे थे, हम हैकिंग के ऊपर बात कर रहे थे। अगर हमने फेजेस जो पढ़े थे वो हैकिंग के फेजेस पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हैकिंग के 5 फेजेस होते हैं। तो हैकिंग क्या है? हैकिंग एक मलिशियस एक्ट है जिसके थ्रू डिस्ट्रक्शन कॉज होती है, और ये करने वाला कौन होता है? ब्लैक हैट हैकर होता है। इसी के अगेंस्ट पेन टेस्टिंग जो होती है वो सिमुलेशन होती है, जिसके अंदर हैकिंग को सिमुलेट करा जाता है। इसके अंदर हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं, और इन दी एंड हम एक फॉर्मल रिपोर्ट भी पब्लिश कराते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हैकिंग को सिमुलेट करना इन शॉर्ट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और ये करने वाले कौन होते हैं? वाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स। फेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने अपने सेकंड लेक्चर में बात करी थी फेजेस ऑफ हैकिंग के ऊपर। तो वो हैकिंग के फेजेस वो स्टेप्स थे जो कि एक ब्लैक हैट हैकर परफॉर्म करता है। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो स्टेप्स या जो फेजेस के थ्रू पेन टेस्टर गुजरेगा, वो एक वाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर फॉलो करता है। तो पेन टेस्टिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्री इंगेजमेंट इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑफिशियल बिजनेस मीटिंग होती है, स्कोपिंग होती है। स्कोपिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमने किन सर्वर्स को स्कोप में रखना है, कितने आईपी एड्रेसेस पेन टेस्ट करने हैं, कितनी वेब एप्लीकेशंस हैं, कितने एंड्रॉयड या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। देन हम असेसमेंट टाइप डिसाइड करते हैं इसमें कि वाइट बॉक्स होगी, ब्लैक बॉक्स या ग्रे बॉक्स होगी। पेन टेस्टिंग जिन सिस्टम्स की होती है उसका एक फॉर्मल अप्रूवल होता है, और फिर उसके बाद टाइमलाइंस डिसाइड होती हैं। तो ये वाला जो फेज़ होता है पहला, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पेन टेस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि मैनेजर्स या उनके बॉसेस इन्वॉल्व होते हैं। देन जब ये फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक्चुअल वो फेजेस आते हैं जिनके अंदर खुद पेन टेस्टर इन्वॉल्व होता है। पहला फेज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिकॉनेसेंस का है। ये फेज़ हमने हैकिंग के फेजेस में भी पढ़ा था, जिसमें जो पेन टेस्टर है यहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेगा। अपने टारगेट को जितनी भी आईपी एड्रेसेस, उनके आईपी पूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, उनको एवेल्यूएट करेगा। उसके बाद जो चीज़ें उसने फर्स्ट स्टेप में गेन करी होंगी इंफॉर्मेशन, उसको वो सेकंड फेज़ में आके स्कैन करेगा। उन एसेट्स को स्कैन करके उन पे वल्नरेबिलिटीज़ और सिक्योरिटी गैप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। देन पेन टेस्टर आ जाएगा थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ है एक्सप्लॉइटेशन का फेज़। इसके अंदर जो पेन टेस्टर है वो फाइनली सिस्टम के ऊपर एक्सेस गेन करने की कोशिश करेगा। और जब ये 3 फेजेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो 3 फेजेस हैं ये एग्जैक्टली वही फेजेस हैं या वही स्टेप्स हैं जो एक हैकर भी फॉलो करता है। ब्लैक हैट हैकर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक पेन टेस्टर भी फॉलो करता है। इसके बाद क्या होता है कि इन 3 फेजेस के बाद हैकर जो होता है वो सिस्टम को बैकडोर कर रहा होता है, हिडन एक्सेस अपनी लगा रहा होता है, और लॉग्स डिलीट कर रहा होता है। लेकिन एक पेन टेस्टर क्या करता है? पेन टेस्टर आ जाता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के फेज़ में। जब वो सिस्टम एक्सप्लॉइट कर लेता है, एक्सेस गेन कर लेता है, वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर उसके जो मैलिशियस स्क्रिप्ट्स या टूल्स होते हैं वो इनको रिमूव करता है। अगर उसने किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करा होता है तो उसको भी ओरिजिनल फॉर्म पे रिस्टोर कर देता है। देन जो पेन टेस्टर है वो एक फाइनल रिपोर्ट इशू करता है। उस रिपोर्ट में पेन टेस्टिंग के रिजल्ट्स होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं, और वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है बिजनेस ओनर्स को। तो ये हमने क्या पढ़े? पेन टेस्टिंग के फेजेस। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नंबर 2 स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, नंबर 3 एक्सप्लॉइटेशन, नंबर 4 पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नंबर 5 रिपोर्टिंग। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं इसमें तकरीबन, हमने यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 फेजेस पढ़े, लेकिन काफ़ी जगहों पे तकरीबन 7 फेजेस भी होते हैं। कुछ लोग मतलब इसको मज़ीद ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो इसको फिक्सेशन तक लेके जाते हैं कि आगे के भी फेजेस बना देते हैं। तो वो हर कंपनी की अलग पॉलिसीज़ होती हैं, बट जो बेसिक पेन टेस्टिंग के जो फेजेस होते हैं वो मैंने आपके सामने आज डिस्कस करें। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग जैसे कि अपने नाम से जाहिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग में
एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिन चीज़ों से बनता है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स हो गया और सर्वर्स हो गए, हमारे एंड पॉइंट्स हो गए, हम इनको पेन टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशंस को चलाने के लिए जैसे डोमेन कंट्रोलर हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हो गई, डीएनएस, डीएचसीपी, फायरवॉल्स, राउटर, सीसीटीवी, हम इनको भी स्कोप में रखते हैं और इनकी भी पेन टेस्टिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग पे इन हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से पहले मैं एक इन जनरल एक बात करता हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। एक बंदा है, उसके पास एक बाइक आ गई, ये बिल्कुल जैसे मैंने एक बाइक की तस्वीर लगाई हुई है, उसको ये तजस्सुस होता है कि यार ये बाइक बनी कैसे होगी। तो वो क्या करेगा कि इस बाइक को डिसअसेंबल कर देगा, हैंडल अलग कर देगा, व्हील्स अलग कर देगा, फ्यूल टैंक खोल देगा, इंजन निकाल देगा, चेन अलग कर देगा, ये देखने के लिए कि ये बाइक बनती कैसे उसको डिसअसेंबल करेगा। और फिर इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि ये चीज़ें आपस में इंटीग्रेट होके कैसे चलती हैं। सिमिलरली इन हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें या इन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक हैकर डिसअसेंबल करे, उसकी लाइब्रेरीज को, उसके सोर्स कोड को रिवील करने की कोशिश करे, उस एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करे, इस चीज़ को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डीकम्पाइल कर लेना, उसकी जो है लाइब्रेरीज को डिसअसेंबल करना, उसके कोड को एनालाइज करना, और उससे जो है उस सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर किन चीज़ों के साथ, किन प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट होके चलता है, किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, इसको समझना, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये करने का मकसद क्या हो सकता है हैकर का? इसका मकसद ये होता है कि किसी भी किस्म की जो है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को, जो कि बैकएंड, जो कि फ्रंट पे नज़र नहीं आती बट एक्चुअली वो कोड के अंदर कहीं हार्ड कोड हुई होती है, उसको रिवील कराना। एक मिसाल देता हूँ मैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको रिवर्स इंजीनियर करने का मकसद ये भी हो सकता है कि वो एप्लीकेशन बैकएंड पे किन एपीआई सर्वर्स पे कॉल भेज रही है, उन एपीआई सर्वर्स के यूआरएल को रिवील करना, उन यूआरएल्स को डिस्कवर करना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम उस एपीके को डीकम्पाइल करके या रिवर्स इंजीनियर करके हम उसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जब हैकर के पास एपीआई सर्वर का यूआरएल आ जाएगा जिन पे कॉल्स जाती हैं, तो फिर वो एक पेन टेस्टिंग के या हैकिंग के नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाना। आपने एक सॉफ्टवेयर देखा कि हाँ यार ये सॉफ्टवेयर ऐसे बना हुआ है, उसका उसका सोर्स कोड निकाला, एंड देन उसी सोर्स कोड को यूज़ करते हुए वैसा ही एक डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में लॉन्च करना। तीसरी वजह इसकी हो सकती है कोड टैम्परिंग। कोड टैम्परिंग में क्या होता है कि हैकर या अपना उसके अंदर कोई भी बैकडोर इंजेक्ट कर दे और उसकी जो है कॉपी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं मोबाइल एंड ऐप्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर। मोबाइल एंड ऐप्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपने नाम से जाहिर है। अच्छा, किसी भी मोबाइल ऐप की पेन टेस्टिंग करने से मुराद ये है कि हम उस मोबाइल ऐप में जो सिक्योरिटी गैप्स हैं या सिक्योरिटी वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, चाहे वो एंड्रॉयड की ऐप है, आईओएस की ऐप है या विंडोज़ की एप्लीकेशन है। मोबाइल पे जो पेन टेस्टिंग होती है वो ओएस लेवल पे भी हो सकती है कि आपकी एप्लीकेशन, मतलब कि एक मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस एप्लीकेशन है, बहुत से लोग अपनी सेल्स फोर्स के अंदर कोई एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं एम्प्लॉयज़ में, उनको स्मार्टफोन्स दिए हुए होते हैं या टैबलेट्स दिए हुए होते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो ऐसी काफ़ी सारी बिजनेस ऐप्स होती हैं, तो उसमें हम ओएस लेवल पे भी पेन टेस्टिंग करते हैं कि ये जो मोबाइल ऐप तो फॉर एग्जांपल सिक्योर है, लेकिन आप मोबाइल को एंड्रॉयड के या आईओएस के जिस वर्जन पे एग्जीक्यूट कर रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबल है। तो इसके काफ़ी सॉल्यूशंस भी आते हैं, और कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस में हम एक टर्म यूज़ करते हैं एमडीएम, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें जो है काफ़ी बड़े बड़े सॉल्यूशंस आते हैं एंटरप्राइज लेवल के, जिससे आप अपनी एंड पॉइंट मोबाइल डिवाइसेस को कंट्रोल भी करते हो। अच्छा, मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी के कुछ टर्म्स होते हैं जिनको मतलब जब हम पेन टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसएसएल पिनिंग हुई भी है कि नहीं हुई हुई, कोड ऑफस्केटेड है नहीं है, ये एप्लीकेशन लेवल पे बात कर रहा हूँ। बिजनेस लॉजिक सारी मीट हो रही है नहीं हो रही, और इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। तो इसमें दो चीज़ें, बिजनेस लॉजिक फ्लॉ और इनसिक्योर डेटा स्टोरेज अपने नाम से ज़ाहिर है। बिजनेस लॉजिक फ्लॉ मींस ये कि आपने जो है बिजनेस लॉजिक एक डिफ़ाइन करी हुई है कि यूज़र तभी लॉगिन होगा जब वो आईडी पासवर्ड करेक्ट देगा।
अगर कोई इसमें ऐसा फ्लॉ है कि जो है यूज़र नेम डाल रहा है हैकर और एम्प्टी पासवर्ड रख के लॉगिन कर रहा है तो वो लॉगिन हो जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस लॉजिक फ्लॉ। कोड जिसने डेवलपर ने कोड लिखा है उसने जो है इन कंडीशंस को सही से टैकल नहीं करा हुआ। इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, वो एप्लीकेशन डिवाइस पे जो भी डेटा स्टोर कर रही है वो इनसिक्योर है, अनइनक्रिप्टेड है। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें तो अपने नाम से जाहिर हैं, समझ भी आ रही हैं। एसएसएल पिनिंग और कोड ऑफिसकेशन क्या है, ये हम बात कर लेते हैं। कोड ऑफिसकेशन कहते हैं कि कोड को ट्रिकी कर देना। इन केस के अगर कोई हैकर उस एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर करता है, उसके क्रिटिकल स्ट्रिंग्स डिस्कवर करने की कोशिश करता है, तो उसको गार्बेज टाइप का कोड मिलेगा। ये मैंने एक सैम्पल पीएचपी कोड रखा हुआ है, एक सादा सा कोड है ऊपर जो कि अनऑफिसकेटेड है, और ये नीचे जो ये जो कोड आ रहा है ये ऑफिसकेटेड है। बिल्कुल ऊपर वाला जो कोड है ना, मैंने इसको ऑफिसकेट कर दिया, ऑफिसकेट करके मेरे पास ये नीचे जो कोड आ रहा है ये आ रहा है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और कोड समझ में भी नहीं आ रहा है। मीन्स कि अगर किसी हैकर के पास मेरा ये वाला कोड चला भी जाएगा तो वो इसको रीड नहीं कर सकता, इसको समझ नहीं सकता कि इसमें कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हुए हैं, कहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, कितने यूआरएल्स इसमें रखे हुए हैं, क्या कंडीशंस हैं, सो ऑन। तो ये कोड ऑफिसकेशन का मकसद होता है, अपने कोड को डिफ़िकल्ट कर देना, मेक इट हार्डर टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, एसएसएल पिनिंग क्या होती है? एसएसएल पिनिंग समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी। एक कंपनी होती है एबीसी कॉरपोरेशन। उसमें दो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक का नाम अली होता है और एक का नाम माज होता है। अली लाहौर में होता है और अली इस कंपनी का बॉस होता है। अली जब भी किसी को लेटर लिखता है, ये एक लेटर है, उसको एनवेलप में सील करता है एक स्पेशलाइज्ड सील से, और उस पर अपने मुश्किल से सिग्नेचर्स कर देता है, और वो सिग्नेचर्स सिर्फ अली को करने आते हैं। और ये जो सील लगी हुई है ये सील सिर्फ और सिर्फ अली के पास है, अली ने ये सील स्पेशली अपने लिए बनवाई है। जब भी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, अली ये सील और ये सिग्नेचर्स लाजमी यूज़ करता है, और ये लेटर जब भी किसी के पास जाता है तो वो इस लेटर के ऊपर सील को और सिग्नेचर को देख के ये कंफर्म अश्योरिटी ले लेता है कि ये लेटर उसको अली ने ही लिखा है, ये लेटर किसी और ने नहीं लिखा। तो अली का एक एम्प्लॉय होता है कराची में जो कि फ़ाइनेंस देखता है। अली को जब भी कराची में कोई पेमेंट रिलीज़ करवानी होती है तो वो मुआज़ को एक लेटर लिखता है, और मुआज़ के पास जब वो लेटर आ जाता है तो उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस बंदे को कितने पैसे देने, और मुआज़ उस हिसाब से पैसे रिलीज़ कर देता है। अब क्या होता है कि एक अटैकर होता है, उसको मास की ये प्रैक्टिस पता होती है कि मास जो है लेटर की सील नहीं वेरीफाई करता, ना ही सिग्नेचर्स वेरीफाई करता है। तो अली लेटर लिखता है एज़ पर प्रैक्टिस, उस लेटर के अंदर वो अपनी सील भी लगा देता है, सिग्नेचर भी कर देता है, और लेटर का जो है कंटेंट में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किस बंदे को कितने पैसे देने। अटैकर आता है पोस्ट ऑफिस पे, और जब लेटर पोस्ट ऑफिस पे रुकता है तो अटैकर उस लेटर को खोल लेता है। जब लेटर खुलता है तो उसकी सील ख़त्म हो जाती है और वो इन्वेलप भी खुल जाता है। अटैकर उस लेटर का कंटेंट मॉडिफाई करता है और उस कंटेंट में वो अपना नाम डाल देता है कि जो पैसे देने थे वो मुझे देने थे। और अब क्योंकि अटैकर अली की सील नहीं यूज़ कर सकता, ना ही उसको अली के सिग्नेचर करने आते हैं, तो अटैकर अपनी सील उस पर लगा देगा और अपने सिग्नेचर्स उस पर कर देगा, और इस ये करके वो लेटर मास को आगे भेज देगा। मास के पास लेटर आता है, मास देखता है कि अली की तरफ से आया है, वो सील वेरीफाई नहीं करता और ना ही सिग्नेचर्स वेरीफाई करता है। वो बस ये देख लेता है कि हाँ यार अली की तरफ से लेटर आता है हर 2 हफ्ते बाद और अगेन आ गया है, तो वो पेमेंट अटैकर को बुला के उसको पैसे दे देता है। कुछ दिन गुजरते हैं, अली को पता चलता है कि यार पेमेंट जिसको मिलनी थी उसको नहीं मिली। वो मास से कांटेक्ट करता है, मास को बोलता है कि यार तुमने पैसे क्यों नहीं दिए। मास बताता है कि मैंने पैसे दे दिए थे। इन्वेस्टिगेशन होती है तो बात सामने आती है कि भाई जो लेटर मास को मिला था वो एक्चुअली अली का मॉडिफाइड लेटर था। वो लेटर बीच में कहीं पोस्ट ऑफिस में खुल गया था जिस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। अली मास को इंस्ट्रक्शंस देता है। अली मास को कहता है कि अब जब भी मैं तुम्हें कोई लेटर भेजूंगा, तुमने उस पर क्या करना है, उसकी सील और उस पर मेरे सिग्नेचर्स वेरीफाई करने हैं। अगर उस पर वही सील लगी हुई है जो कि मेरी सील है, मतलब कि अली की सील है, उस पर अली के सिग्नेचर्स हुए हुए हैं, तभी जो है माज वो पेमेंट रिलीज़ करेगा। अली ने माज को एक लेटर लिखा, माज ने ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करी, ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, माज ने कराची में पेमेंट रिलीज़ कर दी। अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद इस प्रोसेस के अटैकर
फिर आता है। अटैकर कहता है कि यार काफ़ी दिनों से मैंने फिर कोई हाथ नहीं मारा। वो वापस वेट करता है कि अली कब कोई लेटर भेजता है। अली ने लेटर लिखा और ये आ गया पोस्ट ऑफिस में। अटैकर ने पोस्ट ऑफिस में ये लेटर वापस खोल दिया। लेटर खुलते साथ ही वो सील ज़ाया हो गई, वो एनवेलप और उस पर सिग्नेचर ज़ाया हो गए। अटैकर ने उस लेटर में अपना नाम डाल दिया कि वापस पैसे जो हैं मुझे ही मिलने, और उसको एनवेलप कर दिया। अटैकर ने अपनी सील लगा दी, अटैकर ने अपने सिग्नेचर्स कर दिया और वो लेटर वापस उसने मास को भेज दिया। मास के पास लेटर आया और मास ने एज़ पर अली की इंस्ट्रक्शंस उसने यही दो चीज़ें सील और सिग्नेचर्स को वेरीफाई करा। सिग्नेचर और सील उस पर नहीं थे, तो ये समझ गया कि ये अली का लेटर नहीं है, भले एड्रेस अली का हो। वो उस रिक्वेस्ट को, उस लेटर को, उस एनवेलप को डिस्कार्ड कर देता है और पेमेंट रिलीज नहीं करता। अब क्या हुआ कि हमने ये सारी चीज़ें हटा दी, हम आ गए एसएसएल पिनिंग के कॉन्सेप्ट पे। एसएसएल पिनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वेब सर्वर होता है, उसका एक अपना एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, और बिल्कुल उसी सील और सिग्नेचर्स की तरह ये एसएसएल सर्टिफिकेट और इसके जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं ये सिर्फ एक ही वेब सर्वर के पास ऐसा एट अ टाइम होते हैं। और पूरी दुनिया में ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ मैंने लगाया हुआ है, ये इस वेब सर्वर के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकते। ये इस वेब सर्वर की आइडेंटिटी है कि हाँ जी, ये जो डेटा आ रहा है ये इस वेब सर्वर की तरफ से ही आ रहा है। हमने अपने थर्ड लेक्चर में नॉन रेप्यूडिएशन पढ़ी थी, सेकंड या थर्ड लेक्चर में। नॉन रेप्यूडिएशन क्या थी कि कोई डिनाई ना कर सके कि ये मैसेज या ये लेटर उसकी तरफ से है, और अगला बंदा ये अश्योरिटी से कह सके कि हाँ यार ये जो मेरे पास लेटर आया है ये इस बंदे की तरफ से आया है। ये हम अश्योर कैसे करते हैं, ये हम डिजिटल सर्टिफिकेट से अश्योर करते हैं। तो यहाँ पे वेब सर्वर का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है, और ये इस बात की अश्योरेंस है कि जब भी ये सर्टिफिकेट किसी यूज़र के पास जाएगा या किसी एप्लीकेशन के पास जाएगा, वो ये सर्टिफिकेट देख के ये अश्योरिटी से कह सकता है कि बीच में मेरा जो इन्वेलप कह लें या जो कम्युनिकेशन कह लें वो नहीं खुली, मीन्स के एसएसएल बीच में कहीं पे भी ऑफलोड नहीं हुआ। एक केस क्या हुआ कि वेब सर्वर है और दूसरे एंड पे मास के बजाय एक मोबाइल ऐप है और यूज़र है। इस मोबाइल ऐप ने जो है पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, और ये इंटरनेट बैंकिंग की एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है यूज़र। तो वेब सर्वर अटैकर आया, उसने मैन इन द मिडल अटैक करा, और उसने जो भी कम्युनिकेशन अब वेब सर्वर से यूज़र के मोबाइल तक जाएगी वो अटैकर के लैपटॉप से होते हुए जाएगी। ठीक हो गया। तो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन इनिशिएट हुई, एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ डेटा जो है लग के वो अटैकर के पास आया। अब अटैकर को क्योंकि डेटा एनक्रिप्टेड था, उसने डेटा देखना था कि यार डेटा क्या है, तो उसको एसएसएल ऑफलोड करना पड़ गया, एनवेलप खोलना पड़ गया। जैसे ही उसने एसएसएल ऑफलोड करा, एनवेलप खोला, वो सील ज़ाया हो गई। अब उसने डेटा देखा, उसने डेटा देख के मॉडिफाई करा। अब जब वो उसको वापस इनक्रिप्ट करेगा, मीन्स के वापस जब उसको एसएसएल करेगा या एनवेलप में अगर उसको वापस डालेगा, तो अब वो वेब सर्वर का सर्टिफिकेट नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर वेब सर्वर के पास है। अब अटैकर की मजबूरी है, उसको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ गया। उसने अपना सर्टिफिकेट लगाया, वापस एसएसएल उसको करा, एसएसएल ऑनलोड करा, और फिर उसने यूज़र की डिवाइस तक भेज दिया। अब क्योंकि यूज़र की डिवाइस एसएसएल पिन उस एप्लीकेशन के अंदर उस वेब सर्वर का सर्टिफिकेट पिन हुआ हुआ था, तो वो ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करेगी, डिजिटल सिग्नेचर्स और एसएसएल सर्टिफिकेट। जो कीज पिन हुई हुई थी वो वेरीफाई होंगी, और क्योंकि डिवाइस को पता है उसके अंदर वो सर्टिफिकेट हार्ड कोडेड था, उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया, और जो भी था मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुई। वापस हम अपनी पिछली स्लाइड पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाई हुई है, ये टेक्निकल डायग्राम है। इसमें क्या हुआ, मैन इन द मिडल अटैक हुआ, कम्युनिकेशन यूज़र के अटैकर के जो है लैपटॉप पे ऑफलोड हो रही है, और अटैकर ने क्या करा, अपना स्पूफ्ड सर्टिफिकेट से आगे यूज़र को डेटा भेज रहा है। अब क्योंकि यूज़र के डिवाइस पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कर रही, वैलिडेट नहीं कर रही, तो वो अटैकर से ही अपना डेटा अटैकर के थ्रू ही वेब सर्वर तक भेज रही है, और अटैकर वही प्रोसेस कर रहा है, एसएसएल ऑफलोड कर रहा है, डेटा देख रहा है और आगे निकाल रहा है। अब इसका सल्यूशन क्या है कि आप जो है ना यहाँ पे ये पहली वाली डायग्राम देखें, एसएसएल को जो है वेब सर्वर का जो एसएसएल सर्टिफिकेट है उसको एप्लीकेशन के साथ हार्ड कोड कर दें, बाइंड कर दें। इसमें होगा क्या, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, जब भी कोई भी यूज़र कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले टीएलएस हैंडशेक होगा। टीएलएस हैंडशेक होने के बाद जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो वेब सर्वर का सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगी, वो वेब सर्वर को बोलेगी कि यार अपना सर्टिफिकेट भेजो।
सर्टिफिकेट वेब सर्वर ने भेजा, थर्ड स्टेप पे वो सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा उन पिंड कीज़ के अगेंस्ट जो कि इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हार्ड कोडेड है। ये हार्ड कोड कौन करता है? ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स करते हैं। वो वेब सर्वर की कीज़ या एपीआई सर्वर की कीज़, एसएसएल सर्टिफिकेट की, वो एंड्रॉयड ऐप के अंदर हार्ड कोड कर देते हैं। जब हार्ड कोड कर देते हैं तो ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि एंड्रॉयड ऐप ने जिस भी सर्वर से बात करनी है उसने ये कीज़, उसके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। भले वो जिस भी नाम से आ रहा हो, जिस भी जगह से आ रहा हो, अगर ये सर्टिफिकेट लेके आ रहा है तो उसने इसको ओके कर देना है। कीज़ अगर वेरीफाई हो जाती हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता है, तो फोर्थ स्टेप पे कम्युनिकेशन बिगिन हो जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं एसएसएल पिनिंग। इसको हम टेक्निकली, हम प्रैक्टिकली तब करेंगे जब हम अपनी एंड्रॉयड की पेन टेस्टिंग के कोर्स में आएंगे इंशाल्लाह। अगर इन फ्यूचर हमें मौका मिला तो उर्दू आईटी अकेडमी पे एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग का भी कोर्स करेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने google.com.pk खोली हुई है। जो मैं डिजिटल सर्टिफिकेट की बात कर रहा था कि कैसा दिखता है, तो आप वो यहाँ से आके देख सकते हैं। सर्टिफिकेट आ रहा है वैलिड और इशूड टू google.com.pk और इशूड बाय गूगल इंटरनेट अथॉरिटी G3। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट का पाथ और जो है इसकी डिटेल्स भी यहाँ से आप आगे देख सकते हैं कि भाई एल्गोरिथम कौन सा यूज़ हुआ है सिग्नेचर के लिए, इशूअर कौन है, वैलिड कब से कब तक है, पब्लिक की और पब्लिक की पैरामीटर्स, सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये इस गूगल, ये वो सर्टिफिकेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के पास है और ये सर्टिफिकेट गूगल के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता। गूगल के पास ये आउटलुक है, आउटलुक का अलग सर्टिफिकेट है और ये सिर्फ आउटलुक के पास है और आउटलुक को डिजी सर्ट ने इशू करा हुआ है। तो ये चीज़ नॉन रेपुडिएशन इश्योर करती है। जब ये सर्टिफिकेट मेरे पास, मैं ये देख के ये कह सकता हूँ कि यार ये जो वेब पेज है मेरे पास आउटलुक से आया है और आउटलुक ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये वेब पेज जो है आउटलुक का नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड नॉन रेपुडिएशन। मैंने क्या करा हुआ है कि मैंने अपने पास जो है ना मैन इन द मिडल अटैक लगा के रखा हुआ है। सही है। अब अगर मैं google.com.pk खोलता हूँ और एक टैब पे आउटलुक खोलता हूँ, तो ये आउटलुक मैंने यहाँ पे खोली हुई है। तो मेरे पास क्या आ गया, सर्टिफिकेट का एरर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे, हमने आउटलुक का सर्टिफिकेट देखा था जो कि डिजी सर्ट का था, डिजी सर्ट का। अब अगर मैं यहाँ पे आउटलुक का सर्टिफिकेट देखता हूँ तो कौन सा रिपोर्ट फिगर का आ रहा है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी चेंज हो गई और सर्टिफिकेट के पार्ट्स वगैरह कीज़ भी चेंज हो गई। क्या हुआ, इसने मुझे क्या कह दिया ब्राउज़र ने, अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पे एसएसएल ऑफलोड हुआ है। जब एसएसएल ऑफलोड हो गया तो जिस मशीन पे ऑफलोड हुआ वो मशीन मुझे अपना एसएसएल सर्टिफिकेट अब लगा के देगी। उसका एसएसएल सर्टिफिकेट कौन सा है? ये वाला है, पोर्ट स्विगर का। और ब्राउज़र को पता है कि ये जो आउटलुक का सर्टिफिकेट पोर्ट स्विगर ने इशू नहीं करा, ये आउटलुक का सर्टिफिकेट है ही नहीं, भले नाम आउटलुक का आ रहा हो। अब जहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन ऑफलोड हुई होगी वहाँ पे मेरा डेटा भी व्यू किया जा सकता होगा। तो इस वजह से मेरा ब्राउज़र मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसएसएल पिनिंग। एसएसएल को पिन करा देना। एंड्रॉयड ऐप के अंदर हम एसएसएल पिन करा देंगे ताकि वो एप्लीकेशन किसी और वेब सर्वर से ना बात करे या बीच में कहीं पे मैन इन द मिडल अटैक ना हो जाए। नाउ हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो बात करी थी, हमने वेब के ओएप्स टॉप 10 पे बात करी थी। जिस तरह वेब सिक्योरिटी की गाइडलाइंस हैं ओएप्स के लिए, इसी तरह मोबाइल सिक्योरिटी की भी गाइडलाइंस हैं। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ओएप्स टॉप 10 2016 का। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिखा भी दूँ। और ये रहा मोबाइल टॉप 10 2016 फॉर ओएप्स। ठीक हो गया। तो इसमें M1 से लेके M10 तक हमारे पास जो आ रहे हैं ये इनके ओएप्स के टॉप 10 है फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। और इसको अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमने कभी मोबाइल पेन टेस्टिंग के ऊपर कभी कोई कोर्स बनाया तो एक एक को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये देख रहे हैं आप, अभी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो कोड टेम्परिंग पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आके कवर होती हैं, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। तो खैर, तो ये था ओ एफ टॉप 10 फॉर मोबाइल। और अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हैशिंग पे, इंक्रिप्शन पे और इनकोडिंग पे।
देखें, हैशिंग, एन्क्रिप्शन या एन्कोडिंग का इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपका जो डेटा है या जो प्लेन टेक्स्ट है इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, मीन्स के नॉन रीडेबल फॉर्म में ले आना। और नॉन रीडेबल फॉर्म में हम इसको कैसे ला सकते हैं कि हम हमारा जो भी डेटा है या जो भी टेक्स्ट है हम उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू उसको गुजारें। जब हम उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू गुजारेंगे तो हमारे पास जो एंड में एक डेटा सेट रिवील होगा जो कि अनरीडेबल होगा, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि इसका पर्पस क्या होता है, तो टू मेक डेटा अनरीडेबल, मतलब जब हम किसी भी डेटा को हैश कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं या इनकोड कर देते हैं तो वो अनरीडेबल हो जाता है, प्लेन टेक्स्ट में फिर वो नहीं रहता। और पर्पस इसका क्या होता है कि इससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा की इंटीग्रिटी इंप्रूव हो जाती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक हमारे पास डेटा है, माय नेम इज शोएब आलम, ये प्लेन टेक्स्ट में, ठीक हो गया। हमने इसको ABC कोई भी एल्गोरिथम था उससे गुजारा, उसके बाद हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट आ गया। अब मैं ये साइफर टेक्स्ट कहीं पे भी लेके चला जाऊं, ये डेटा, मेरा नाम है, मेरा इसमें बैंक बैलेंस भी हो सकता है, तो कोई भी बंदा ये डेटा देख के ये नहीं कह सकता कि यार इस डेटा में लिखा हुआ क्या है, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा या इसके रिवर्स एल्गोरिथम में आना पड़ेगा। ये इसका मकसद होता है। जब वो उसको रीड नहीं कर सकता तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी इम्प्रूव हो गई क्योंकि डेटा रीडेबल नहीं है, और जब रीडेबल नहीं है तो वो इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। इसका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी जो भी फाइल्स होती हैं, एक फ़ाइल है उसके अंदर मेरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है और वो फ़ाइल जो है मुझे एक मेरे बैंक ने मुझे भेजनी है या किसी भी मेरे बैंकिंग ऑफिसर ने मुझे भेजनी है, तो वो फाइल जब मुझे ईमेल करता है तो उसके साथ मुझे उसका चेकसम भी भेज देता है, हैश वैल्यू कैलकुलेट करके भेज देता है कि कहता है कि यार ये जो फाइल मैंने आपको ईमेल करी है ना, इसकी जो हैश वैल्यू है वो ये है। मैं क्या करूँगा कि उस फाइल की हैश वैल्यू कंपेयर कर लूँगा। अगर वो हैश वैल्यू उसकी सेम हुई तो मीन्स कि वो एक्चुअल वही फाइल है, रास्ते में वो फाइल मॉडिफाई नहीं हुई। अगर हैश वैल्यू कुछ और आ रही है तो मीन्स कि वो फाइल मॉडिफाई हो चुकी है, एक स्पेस की भी मॉडिफिकेशन होगी तो मेरा हैश चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम इंटेग्रिटी भी इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे शेयर करने का मकसद ये है कि मैंने बहुत दफ़ा अक्सर औकात इंटरव्यूज़ में लोगों से पूछा कि मतलब उनको पता होता है कि हैशिंग क्या होती है, इंक्रिप्शन क्या होती है, एनकोडिंग क्या होती है, बट वो इसके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि ये पढ़ाना भी यहाँ पे इस वजह से ज़रूरी है। देखिए, हैशिंग जो होती है, हैशिंग से जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आता है वो वन वे होता है। मतलब जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हैशिंग का कोई भी एल्गोरिथम है, मीन्स के समझें कि एक हैशिंग का एल्गोरिथम है MD5। हमने एक, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, साइबर ऑप्स इंसिडेंट्स। तो इसको जब हमने MD5 के एल्गोरिथम, ये लिखने का एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे बतानी थी, ये जो मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है ना इसको हम लीट स्पीक भी कहते हैं। लीट स्पीक हैकर्स की लैंग्वेज होती है जिसमें वो को 3 से रिप्लेस कर देते हैं और T को 7 से कर देते हैं, 5 को S से कर देते हैं, I को 1 से कर देते हैं। तो ताकि मुझे ये याद रहे मैं ये भी आप लोग को बता देता कि ये लीट स्पीक में मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने MD5 हैश करा इस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर तो मेरे पास ये हैश आ गया, ठीक हो गया। तो ये वन वे है। लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ कि कोई ऐसा डी हैशिंग का मैकेनिज्म हो जो कि मेरे हैश को वापस इस एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट में ले आए, जो कि मेरा जो ये जो साइफर टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आया है मैं इसको डी हैश करा दूँ और मेरे पास ये कोई वापस वही वैल्यू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैंने इसके आगे इसलिए रेड कलर का कांटा भी लगाया हुआ है, क्रॉस लगाया हुआ है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ऊपर वाला प्रोसेस है कि हम MD5 करा दें हमारे प्लेन टेक्स्ट को या जो भी हमारा स्ट्रिंग है, हम उसको MD5 करा के हैश तो ले सकते हैं, हैश वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम उसको देर इज़ नथिंग लाइक डी हैशिंग कि हम उसको वापस रिवर्स एल्गोरिथम में डालें और हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाए। तो इसका तरीका जो होता है, एक मतलब अगर हैकर, किसी हैकर को MD5 हैश की वैल्यू रिट्रीव करनी है कि भाई इस जो MD5 हैश है इसकी एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, तो वो इसके ऊपर ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक करेगा। उसमें क्या होगा कि वो एक एक जो है डिक्शनरी के वर्ड को कन्वर्ट करता जाएगा और उसके अगेंस्ट हैशेस को मैच करेगा। डी हैशिंग का कोई एल्गोरिथम नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं ऑनलाइन काफ़ी सारी लाइब्रेरीज रखी हुई हैं MD5 हैश की, तो उसमें से सेकंडों में जो है हैश निकल के आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ उनका निकल के आता है वो हैशेस जो उनकी डेटाबेस की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप बिल्कुल एक कोई बहुत डिफ़िकल्ट सा पासवर्ड या कोई बहुत डिफ़िकल्ट सा जो है प्लेन टेक्स्ट उठाएं, उसको MD5 हैश से कन्वर्ट करें और फिर जाके उसको सर्च करें, वो आपको उनकी लाइब्रेरी में
या डेटाबेसेस में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हैशिंग का कोई रिवर्स एल्गोरिथम नहीं है, इट्स अ वन वे प्रोसेस। हैशिंग का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? हैशिंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डेटाबेसेस में पासवर्ड स्टोर करने पड़ते हैं। और इसकी वजह क्या होती है कि इन केस के अगर हमारा डेटाबेस किसी भी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या लीक हो जाए, तो अटैकर डेटाबेस में से लोगों के एक्चुअल पासवर्ड रीड ना कर सके। तो हैशिंग का पर्पस ये होता है क्योंकि वो पासवर्ड्स जो वो रीड कर रहा होगा वो हैशेस होंगे, और क्योंकि उन हैशेस से रिवर्स आने का कोई एल्गोरिथम नहीं है, तो वो उस पासवर्ड को रीड नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं लेके जा सकता। उसको अगर रीड करना भी है तो उसको एक ब्रूट फोर्स अटैक चलाना पड़ेगा उस एल्गोरिथम के अगेंस्ट। देन हमने बात करी हुई इंक्रिप्शन की। अच्छा, अनलाइक हैशिंग, इंक्रिप्शन में हम जो भी मैसेज है उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक की होती है और डिक्रिप्ट करने के लिए भी हमारे पास एक की होती है। समटाइम्स दो अलग अलग कीज़ यूज़ होती हैं और समटाइम्स एक ही की यूज़ होती है। मतलब जो कि इंक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होती है वो डिक्रिप्शन के लिए भी होती है। और एक जो केस है उसमें क्या होता है कि एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। जो पब्लिक की होती है वो सबके पास होती है, वो मैसेज एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। और जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ एक बंदे के पास होती है, और उससे मैं मैसेज को डिक्रिप्ट करूँगा। मीन्स के मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो भी स्टूडेंट्स मुझे लेटर लिखें या जो भी मैसेज भेजें, वो मुझे जो है ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजें, ताकि रास्ते में से कोई उसको पढ़ ना ले और उसको मॉडिफाई ना कर दे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को एक पब्लिक की दे दूँगा। वो उस पब्लिक की से जो भी मैसेज मुझे भेजेंगे वो इनक्रिप्टेड होगा, वो उस पब्लिक की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे और साइफर टेक्स्ट मुझे भेज देंगे। अब जब मैं किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट करूंगा तो मेरे पास मेरी प्राइवेट की होगी, वो प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास होगी, और उस प्राइवेट की इतनी पावरफुल होती है कि वो तमाम मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सकती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट की। अच्छा, इनक्रिप्शन का यूज़ क्या होता है? इनक्रिप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि डेटा जो है वो ऑथराइज पर्सन ही डिक्रिप्ट कर सके। क्लियर हो गई बात? मतलब कि एक डेटा है उसको जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब साइफर टेक्स्ट से उसको हमने वापस उसके एक्चुअल फॉर्म में भी लाना है, मतलब प्लेन टेक्स्ट में भी लाना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे, और फिर इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि कोई और उसको रीड ना कर ले। तो हम इसमें की का कॉन्सेप्ट ले आएंगे कि जो भी डेटा इनक्रिप्ट होगा वो एल्गोरिथम के साथ एक की लगेगी, वो की उस एक साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगी। उसके बाद डिक्रिप्ट करने के लिए भी एक की रिक्वायर्ड होगी, एल्गोरिथम के साथ वो की लगेगी, फिर वो साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में लाएगी। दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। देन इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग पूरा जो है आप समझ लें कि इनक्रिप्शन वाला ही प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर की नहीं है। की नहीं है और इसके एल्गोरिथम पब्लिक होते हैं। मीन्स कि अगर मैंने कोई प्लेन टेक्स्ट है उसको एनकोड करना है तो मैं उसको एक एनकोडिंग के एल्गोरिथम के थ्रू गुजारूंगा। उसके बाद अगर मुझे उसको डिकोड करना है तो उसका डिकोडिंग का भी एल्गोरिथम होगा और ये पब्लिक होगा। मतलब कि अगर एक बेस 64 एनकोडिंग है, इसका कोई भी जो है साइफर टेक्स्ट किसी के पास आता है तो वो उसको इजीली डिकोड कर लेगा, क्योंकि इसका डिकोडिंग का जो एल्गोरिथम होगा वो भी पब्लिक होगा। एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये बेस 64 इनकोडर है, मैंने इनकोड करके ये वैल्यू जनरेट करी। अब इसी का एक डिकोडर आता है, ये मैं यूआरएल में इनकोड हटा के बेस 64 decode.org करूँगा। यहाँ पे मैं ये वैल्यू डालूंगा और इसको डिकोड करूँगा तो ये मेरा नाम आ गया। जो चीज़ मैंने इनकोड करी थी वो डिकोड होके मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया? तो ये है एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग डिकोडिंग सब कर सकते हैं। हम हर जगह पे एनकोडिंग और डिकोडिंग को क्यों नहीं यूज़ करते? क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई टेक्स्ट एनकोड करके भेजा तो उसका डिकोडिंग का भी एल्गोरिथम पब्लिक है। मैंने एक जो है मैसेज भेजा किसी को कि यार तुम्हारे अकाउंट में मैं 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और अगले महीने लाख रुपए आने हैं, और मैंने इसको इनकोड कर दिया। बीच में किसी अटैकर ने मैन इन द मिडल अटैक करा और कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो ये चीज़ रीड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनकोडेड है, वो उसको एल्गोरिथम, उसका डिकोडिंग का एल्गोरिथम मौजूद है, वो उसको डिकोड करेगा, उसको रीड कर लेगा। जब वो रीड कर लेगा तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। उसने मैसेज इंटरसेप्ट करा, उसको मॉडिफाई करा, उसने उसको आगे निकाल दिया। तो ये मेजर डिफरेंस है हैशिंग का, इंक्रिप्शन का, इनकोडिंग का। हैशिंग क्या है? वन वे प्रोसेस है। हैकिंग, हैशिंग से जो हम साइफर टेक्स्ट या हैश जनरेट करते हैं वो रिवर्स नहीं जा सकता, और इसको हम यूजली डेटाबेसेस के अंदर पासवर्ड स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि अगर डेटाबेस किसी वजह से लीक हो जाए या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो डेटाबेस में डायरेक्टली जाके पासवर्ड्स ना देख लें,
तो ये हैशिंग का पर्पस होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन के अंदर हम जो भी मैसेज इनकोड कर रहे होते हैं उसको हम एक की के थ्रू इनक्रिप्ट कर देते हैं, एल्गोरिथम प्लस की। उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, वो जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी हमारे पास एक की होती है। बाज़ औक़ात ये एक ही की होती है और बाज़ औक़ात ये पब्लिक और प्राइवेट की होती है। ये आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, मैंने साइट पे ये दोनों इसकी टाइप्स मेंशन करी हुई है, आप इसको इन डिटेल पढ़िएगा। यहाँ पे मेरा मकसद हैशिंग, एन्क्रिप्शन और एन्कोडिंग पढ़ाना नहीं है, बल्कि इनका डिफरेंस क्लियर करना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हैशिंग, एन्क्रिप्शन और एन्कोडिंग आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, आप मेरा अगर कोर्स पढ़ रहे हैं। और इनकोडिंग, इनकोडिंग भी मैंने आपको बता दिया कि इनकोडिंग जो है वो बिल्कुल पब्लिक एल्गोरिथम होता है। अगर कोई मैसेज इनकोड हुआ हुआ है तो उसका एक डिकोडिंग का भी एल्गोरिथम होता है और उसके थ्रू डिकोड हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। और अगर आप लोगों को कोई सवालात हों तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक के फ़ैन पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि आज हम थोड़ी सी लैब करेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लैब को हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाते हैं, क्योंकि आज का हमारा थोड़ा सा टाइम भी ओवर हो रहा है और मॉड्यूल नंबर 2 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।